देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी के गोंडा में 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। दोनों ओर से जोरदार पत्थर बरसाए गए। इस पत्थरबाजी में कई लोगों के बुरी तरह से घायल होने की खबर है। दरअसल ये बवाल कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हुआ। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता अरशद खान ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण करवाया, जिसका विरोध गांव वाले कर रहे थे। इसी विरोध के चलते एसपी नेता अरशद खान के समर्थक और विरोध कर रहे गांव वाले आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से पत्थरबाजी और गोलियां चली। बचाव करने के लिए गांव वालों ने मिलकर बाकायदा ईंट तोड़ी। ईंटें तोड़ने के लिए महिलाएं, बच्चे और पुरुष सब साथ थे ताकि बवाल होने पर दूसरे गुट पर जोरदार पत्थरबाजी की जा सके। बवाल इतना जबरदस्त था कि सड़कों पर फेंके गए पत्थरों का ढेर लग गया। काफी देर बाद पुलिस ने हंगामे को शांत कराया। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में 11 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों ने रिसेप्शन, बिलिंग काउंटर पर रखे कंप्यूटर, प्रिंटिंग मशीन और अस्पताल के कांच तोड़ दिए। परिजनों ने डॉक्टरों से भी मारपीट की। परिजन का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते मासूम की जान गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाया। बिहार के नालंदा में शनिवार को पुलिस लाइन के पास एक बेकाबू ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर जमकर लाठीचार्ज किया। 2 लोगों की मौत से नाराज भीड़ ने सड़क जाम कर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। आज पीएम नरेंद्र मोदी का मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भाषण होगा। यहां अमेरिका में रहने वाले करीब 20,000 भारतीय मोदी का भाषण सुनेंगे। इस समारोह में 16,000 से ज्यादा आम लोग और करीब 2,600 मेहमान शामिल होंगे। इन खास मेहमानों में एक गवर्नर, सीनेटर और अमेरिका के दूसरे निर्वाचित पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जब मोदी का कार्यक्रम होगा तो उसमें अमेरिकी कांग्रेस की एकमात्र हिंदू सांसद तुलसी गाबर्ट भी शामिल होंगी। तुलसी हवाई से सांसद हैं। तुलसी ने मोदी को वीजा न दिए जाने का विरोध किया था। तुलसी ने मोदी को पीएम बनने पर फोन कर उसके बाद बधाई दी थी। वहीं मोदी के कार्यक्रम की सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। आयोजकों ने हमारे कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत को बताया कि पास से देखने के लिए नरेंद्र मोदी को लोग बेताब दिखाई दे रहे हैं अभी से। यूएन के भाषण के बाद सबको इंतजार मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पीएम क्या बोलने वाले हैं, आपकी क्या उम्मीद है? एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम है जिसकी तैयारियां यूएन के भाषण के बाद सबको इंतजार मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पीएम क्या बोलने वाले हैं, आपकी क्या उम्मीद है? एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम है जिसकी तैयारियां वो जोर शोर से चल रही हैं और पूरे यूएस के डायस्पोरा इस समय पूरे अमेरिका में आए हुए हैं। पास की मारामारी चल रही है। अमेरिका में मोदी की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। अमेरिका के अलग अलग शहरों से लोग न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क पहुंची 3 दोस्तों का कहना है कि वो बस मोदी की एक झलक देखने के लिए पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी का कौन सा एक गुण आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? उनकी भाषण देने की कला या उनका स्टाइल स्टेटमेंट, जो कि बहुत प्रिसाइज है और वो बिल्कुल ऐसा है कि आम आदमी को समझ में आ सके। उसमें कुछ ऐसी फिलॉसफी नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्ञान की जरूरत है। पीएम मोदी को सुनने के लिए अप्रवासी भारतीयों ने पहले से ही अपने टिकट बुक करा लिए हैं। इंडियन न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने उन लोगों से जाना कि वो मोदी को सुनने क्यों जाएंगे। मोदी का मैजिक आज मेडिसन स्क्वायर में चलेगा। हमारे साथ कई सारे अप्रवासी भारतीय हैं। नरेंद्र मोदी जी जब आए हैं उनसे बहुत होप इंडिया में एक जागी है, चेंज, एक बदलाव का रुख आया है। पूरे अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। लोग न्यूयॉर्क लव्स मोदी की टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। आई लव न्यूयॉर्क, लेकिन न्यूयॉर्क लव मोदी, ये आपने पहली बार देखा होगा, ये आपने पहली बार सुना होगा। हम मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये टी शर्ट है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से मित्रता और शांति के लिए द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना
आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान से दो टूक कहा कि यूएन में कश्मीर मुद्दे का हल निकलेगा, इस पर उन्हें संदेह है। इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। मोदी ने यूएन में विश्व में बढ़ते आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि कई देश आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, ये उनकी नीति का हिस्सा बन चुका है। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की। मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के प्रति भी मेरी यही नीति है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहा है। जब हमें कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद पर ध्यान देना चाहिए, हमने पाकिस्तान को भी मदद देने की बात कही थी। मोदी ने कहा कि यूएन जैसे संगठन के होते हुए भी हमने कई जी ग्रुप बना लिए हैं, लेकिन कोई जी ऑल की बात नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अलग अलग समूहों के बजाय एक जी ऑल हो जाए। वहीं प्रधानमंत्री चीन की नीतियों पर भी अपने अंदाज में उन्होंने हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले समंदर, स्पेस और साइबर जोड़ने का काम करते थे, लेकिन अब यहीं पर झगड़े की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान ने आखिरकार मान ही लिया कि पाक हाई कमीशन की हुर्रियत नेताओं से बातचीत का वक्त सही नहीं था। पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने माना कि भारत के साथ बातचीत से ऐन पहले हुर्रियत नेताओं से मिलना एक गलती थी। दरअसल पिछले महीने 25 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की वार्ता होनी थी, लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन के हुर्रियत नेताओं ने बातचीत के बाद भारत ने इस वार्ता को रद्द कर दिया था। ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में मोदी ने युवाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपने संबोधन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया का पाठ किया। इसके साथ ही युवाओं की शक्ति को समय की जरूरत कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में पहुंचे। यहां पहुंचकर मोदी ने नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने भी नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। हाउ आर यू डूइंग इन न्यूयॉर्क? I hope you are having a good time. Namaste. नरेंद्र मोदी ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल के दौरान रंग में दिखे। मोदी का भाषण अंग्रेजी में था। मोदी बोल रहे थे और लोगों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। लोग तालियां बजाए जा रहे थे। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि दुनिया के सभी लोग खुश रहें। युवाओं पर जोर देते हुए मोदी ने कहा कि युवा पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। सेंट्रल पार्क में मोदी भाषण देने के लिए पहुंचे तो उनके साथ हॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर ह्यू जैकमैन भी मौजूद थे। अपने खास ड्रेसिंग सेंस को लेकर मशहूर पीएम मोदी यहां अपने जाने माने लुक में नजर आए। मोदी ने पैजामा कुर्ता के ऊपर नीले रंग की जैकेट पहन रखी थी। न्यूयॉर्क में पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की। दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया। महिंदा राजपक्षे से मुलाकात के दौरान मोदी काले कोट और काली पैंट में नजर आए। इस मुलाकात के दौरान भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद रही। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की। इसके अलावा पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से भी मोदी की मुलाकात हुई। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात को सकारात्मक बताया। हसीना ने कहा कि भारत और बांग्लादेश अच्छे दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी ने न्यू जर्सी के गवर्नर क्रिस क्रिस्टी से मुलाकात की। मोदी ने क्रिस्टी के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सेंट्रल पार्क में ही नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम से मुलाकात की। ये मुलाकात ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल के दौरान हुई। 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति के खास मेहमान होंगे। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहली मुलाकात व्हाइट हाउस में निजी डिनर के दौरान हुई। आय से अधिक संपत्ति के केस में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की जेल जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि आज शाम एआईएडीएमके विधायकों की बैठक होगी, जिसमें नया सीएम चुना जाएगा।
उधर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की कल रात बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बीती। सजा सुनाए जाते ही उन्हें कल जेल ले जाया गया था। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में तमिलनाडु की सीएम जयललिता की पहचान कैदी नंबर 7402 के तौर पर है। जेल की सेल में नंबर 23 में जयललिता को रखा गया है। जेल प्रशासन ने उन्हें पहनने के लिए सफेद साड़ी भी दी है। बेंगलुरु जेल में जयललिता को नींद ही नहीं आई और पूरी रात वो करवटें बदलती रही। जेल में पहली रात जयललिता ने खाने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें जेल प्रशासन की ओर से चावल, रोटी और सांभर दिया गया था। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद तमिलनाडु की सीएम जयललिता से मिलने उनकी पार्टी के कई नेता पहुंचे। 4 साल की सजा होने के बाद नए जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक जयललिता की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही उन्हें सीएम की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी और वो चुनाव भी अब 10 सालों तक नहीं लड़ सकेंगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कल बेंगलुरु की विशेष अदालत ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई थी। बेंगलुरु जेल के बाहर एआईएडीएमके के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। जयललिता के समर्थकों और पुलिस के बीच इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। बेंगलुरु जेल से बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जेल की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को जेल भेजे जाने के विरोध में उनके समर्थकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। चेन्नई में एआईएडीएमके के दफ्तर में अलग अलग इलाकों से भारी संख्या में समर्थक पहुंचे। सड़कों पर मार्च करते हुए अलग अलग टोलियों में जयललिता के समर्थक पार्टी के दफ्तर पहुंचे। चेन्नई में एआईएडीएमके दफ्तर में भारी संख्या में जुटे जयललिता समर्थकों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमिलनाडु के हर अखबार में मुख्यमंत्री जयललिता के जेल जाने की ही खबरें छाई रही। पूरे सूबे में चप्पे चप्पे पर लोग जयललिता की खबरें पढ़ते और इस पर चर्चा करते हुए देखे गए। महाराष्ट्र में आज से राष्ट्रपति शासन लग गया है। कल ही केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। राज्यपाल की सिफारिश के बाद कल पीएम की गैर मौजूदगी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी गई थी। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन टूटने पर बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी ने पीठ में खंजर घोंपा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी लहर पर भी निशाना साधा। उद्धव ने कहा कि अब हम बताएंगे लहर क्या होती है। उन्होंने कहा कि हम शेर हैं और शेर ही रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले से भी अपील की कि वो शिवसेना के साथ आ जाएं। वो उन्हें डिप्टी सीएम का पोस्ट देंगे। भले ही शिवसेना ने आरपीआई को डिप्टी सीएम पद को ऑफर किया, लेकिन आरपीआई बीजेपी के पाले में चली गई है। कल ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और आरपीआई सुप्रीमो रामदास अठावले की मुलाकात हुई थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मुंबई के बीजेपी दफ्तर में आज फिर से पहुंचे और पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी के सहारे नैया पार करने की रणनीति बनाई गई है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में पीएम मोदी की 15 रैलियां करवाने की योजना बीजेपी की ओर से तैयार की गई। शिवसेना के वरिष्ठ नेता गुलाबराव पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को दुश्मनी भुलाकर एक हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र में कल नामांकन का दौर खत्म हुआ। 288 सीटों के लिए कुल 7,401 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान एक ही चरण में 15 अक्टूबर को होगा, जिसके नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। महाराष्ट्र में दोनों बड़े गठबंधन टूट चुके हैं और कांग्रेस ने 288 तो एनसीपी ने 286 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र की गुहागर, माहिम और कुडल सीट के लिए सबसे ज्यादा 91 नामांकन हुए हैं। पर्चों की स्क्रीनिंग 29 सितंबर को होगी और 30 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मंदिर मार्ग की वाल्मीकि बस्ती में 2 अक्टूबर को होने वाले पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी यूथ विंग का गठन कर लिया है। शनिवार को शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ। जस्टिस एचएल दत्तू ने सुप्रीम कोर्ट के 42वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। असम के 8 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। वहीं 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोग बेहाल हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवान जुटे हुए हैं। असम के गोलपाड़ा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राजधानी दिल्ली में आधी रात को रफ्तार का कहर देखने को मिला। इंद्रलोक इलाके में रेंज रोवर कार बेकाबू होकर कई गाड़ियों से टकराती चली गई।
युवक को कुचलने के बाद कार सवार ने भागने की कोशिश की। भागने के दौरान उसने एक टेम्पो को भी टक्कर मार दी। रेंज रोवर कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। बताया जा रहा है कि रेंज रोवर कार में एक महिला समेत 2 लोग मौजूद थे। पुलिस ने कार में सवार सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। निठारी कांड के आरोपी मुनिंदर सिंह पंढेर को शनिवार देर रात शाम गाजियाबाद की टासना जेल से रिहा कर दिया गया। निठारी कांड के खुलासे के बाद 30 दिसंबर 2006 को पंढेर को गिरफ्तार कर लिया है। निठारी कांड के आरोपी मुनिंदर सिंह पंढेर को शनिवार देर रात शाम गाजियाबाद की टासना जेल से रिहा कर दिया गया। निठारी कांड के खुलासे के बाद 30 दिसंबर 2006 को पंढेर को गिरफ्तार किया गया था। अगस्त के महीने में सभी 5 मामलों में पंढेर को जमानत मिल गई, जिसके बाद उसे जेल से रिहा किया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक मसाज पार्लर में आग लगने से हड़कंप मच गया। यूपी के बलिया में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां टैंकर पलटने से आग लग गई। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर दर्जन भर से ज्यादा भेड़ ट्रेन की चपेट में आ गई। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मुरादाबाद के थाना मझोला में एक 5 साल की मासूम बच्ची दरिंदगी का शिकार होने से बच गई। इलाके के एक शख्स ने बच्चे के साथ रेप की कोशिश की थी। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एक युवक ने ससुराल में जान देने की कोशिश की। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला अदालत ने 1.5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अमृतसर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने तकरीबन 1.5 किलो हेरोइन बरामद की है। दिल्ली के कनॉट प्लेस सर्कल में हेल्थ और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हजारों संख्या में लोगों ने भाग लिया। पंजाब के लुधियाना में दिल की दौड़ नाम से एक मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन का मकसद लोगों को स्वस्थ बनाने का संदेश देना है। गुजरात के अहमदाबाद में नवरात्रि के पावन पर्व पर लड़कियों ने तलवार गरबा किया। राजपूत समाज का ये पारंपरिक गरबा यहां की पहचान है। दिल्ली के सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया के महिला क्लब में डांडिया की धूम दिखी। दिल्ली के पूर्व मंत्री किरण वालिया ने भी यहां डांडिया का आनंद लिया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत गरबा के रंग में रंगी हुई दिखाई दी। इंदौर में भी गरबे की धूम है। यहां गरबा उत्सव में मशहूर फिल्म एक्ट्रेस अमृता राव और सिंगर शैंकर। नवरात्रि के मौके पर दिल्ली हाट में चल रहे इंटरनेशनल मैजिक फेस्टिवल में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जादूगरों ने अपने हाथ का हुनर दिखाया। नवरात्रि के पावन मौके पर बिहार पर्यटन ने राजकीय कन्वेंशन के कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें बिहार के लोकगीत समेत कई कार्यक्रम पेश किए गए।